हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसमें इसके पहले वाले प्रश्नावली में हम सब अपना पूरा प्रश्नावली 8.3 तक कंप्लीट कर चुके, यानी त्रिकोणमिति आपका पूरी तरीके से क्या हुआ है कंप्लीट। तो आज के इस प्रश्नावली हमको देखना है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, और इसको हम लोग कहते हैं ऊंचाई और दूरी नाम से भी जानते हैं ना, हाइट एंड डिस्टेंस नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको क्या दो कोण देखना है, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। वास्तव में क्या होता है, जैसे मान लो कि आपका क्या है एक अर्थ है, ध्यान से इधर सुनना, ये मान लो आपका क्या है एक अर्थ है, इस पे कोई एक आदमी मान लो इस तरीके से खड़ा हुआ है। अब क्या है, मान लो ये एक आपका एक पहाड़ है सामने, ये पहाड़ की क्या हुई, चोटी हुई। तो अब ये आदमी क्या करेगा, इस पहाड़ को देखेगा। तो जब कोई व्यक्ति किसी अपने लेवल से ऊपर वाली वस्तुओं को देखता है, यानी ऊपर की तरफ देखता है सीधा, जब कोई व्यक्ति किसी ऊपर की तरफ स्थित वस्तुओं को देखता है, तो मान लो ये इसका आंख है और ये वस्तु है जिसे वो देखता है, तो इसे कहते हैं दृष्टि रेखा। आंख से वस्तु जिसे वो देख रहा है, व्यक्ति की आंख से वह वस्तु जिसे वह देख रहा है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। ठीक, और उसके आंख से जमीन के पैरेलल आप एक लाइन खींचो, जमीन के समांतर, ये आपका जमीन है ना, तो जमीन के समांतर उसके आंख से एक रेखा खींचो, इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है, इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। तो जब कोई व्यक्ति किसी ऊपर की तरफ स्थित वस्तु को देखता है, तो उसकी दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। लेकिन जब कोई वस्तु, मान लो कि यह आपका कोई एक घर है, इस घर पे कोई एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक। अब ग्राउंड पे मान लो कोई एक वस्तु पड़ा है, तो क्या करेगा वह आदमी, यह जो आदमी है, नीचे की तरफ स्थित वस्तु को देखेगा कि नहीं देखेगा। तो उसके नेत्र से, उसके आंख से वस्तु जिसे वह देख रहा है, इसे मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। ठीक, और आंख से जमीन के पैरेलल, जमीन के, यही तो उसका जमीन है, यही तो जमीन है, तो जमीन के समांतर आंख से आप एक रेखा खींचोगे, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा, इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण भी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण है, अवनमन कोण भी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण है। लेकिन उन्नयन आप तब बोलोगे जब वह व्यक्ति ऊपर की तरफ स्थित वस्तु को देखेगा, और अवनमन कोण आप तब बोलोगे जब वह व्यक्ति नीचे की तरफ स्थित किसी वस्तु को देखेगा। लेकिन आपको एक बात पता होगा कि जब दो रेखा समांतर होता है और उसको कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, तो यहां पर क्या बनता है, जेड। तो यहां पर ये जो कोने कोने पर दोनों कोण बनता है, इसको कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं, एकांतर कोण। और एकांतर कोण सदैव क्या होता है, बराबर होता है, यानी अगर ये 30 अंश होगा तो ये भी क्या होगा। तो क्या ये जमीन और जमीन के तो समांतर आपने क्षैतिज रेखा खींचा है, क्या यहाँ पर जेड नहीं बनता दिखा, चाहे उल्टा जेड बने चाहे सीधा जेड बना, दोनों आपका जेड हो सकता है। तो अगर यह कोण थीटा है तो यह भी कोण क्या हो जाएगा, तो इस, अगर इसे अवनमन कोण बोले थे तो ये भी आपका क्या होगा, अवनमन कोण। ठीक है। तो अगर वैसे तो आपके बोर्ड में क्या वही है दिख रहा है, नहीं अलग है ना दोनों, ठीक है। तो अगर कभी आपको ये डिफिनीशन पूछेगा कोई, वैसे बोर्ड में तो आपको डिफिनीशन नहीं पूछेगा, लेकिन कोई एक आदमी ये जानने के लिए क्या आपके पास जानकारी है, अगर आपसे पूछेगा उन्नयन कोण कहते किसे हैं, तो क्या आप परिभाषित कर लोगे, कैसे परिभाषित करोगे, कि जब कोई व्यक्ति किसी ऊपर की तरफ स्थित वस्तु को जब देखता है, तो उसकी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा, उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। जब कोई व्यक्ति अपने से नीचे स्थित किसी वस्तु को देखेगा, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा, इसे क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। यानी ऊपर देखने पर आंख पे जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण है, और नीचे देखने पर आंख पे जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण है। उन्नयन का मतलब ऊपर की तरफ जो कोण बनेगा, और अवनमन का मतलब नीचे देखने पर जो कोण बनेगा। क्या उन्नयन और अवनमन कोण समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। तो इसका बस ये बेसिक बात है, और आपको इतना बस नॉलेज होना चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा होता क्या है। साइन थीटा बराबर क्या होता है,
लंब बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। tan थीटा जो होता है वो क्या होता है? लंब बटे आधार। ये 3 फार्मूला मालूम है और बेसिक फार्मूला आपको मालूम होगा, जैसे tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, तो फिर ये पर्सनली हो गया। इसमें केवल आपको सोचना है, बस कोड बनाना है, फिगर बनाना थोड़ा सा आना चाहिए। तो चलो हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आप एग्जाम्पल के थ्रू इसके क्वेश्चन को सीखोगे। तो ये दोनों कोड समझ में आ रहे हैं, उन्नयन और ऑर्मन कोड ना। उन्नयन कोड कब बनेगा? जब ऊपर की तरफ देखोगे, और ऑर्मन कोड कब बनेगा? जब नीचे की तरफ देखोगे। और कोड बनाने के लिए सदैव किसके किसके बीच कोड, कहीं कोड नहीं बना देना है ऊपर देखने पर या नीचे देखने पर। अपने आर्क्स के समांतर एक रेखा खींचना है और अपने आर्क से वस्तु को मिलाना है जिस वस्तु को आप देख रहे होगे। तो आर्क से वस्तु को जो मिलाने वाली रेखा होगी और जो आर्क से जो सीधी रेखा गई होगी, तो इस रेखा और इस रेखा के बीच जो कोड बनेगा यही आपका उन्नयन कोड होगा। और जब आप नीचे देखोगे तो भी वही करना है, आर्क से वस्तु को मिलाना है। आर्क से किसे मिलाना है? वस्तु को मिलाने वाला एक रेखा होगा, और अपने आर्क के समांतर एक रेखा खींचोगे तो आपके जो आर्क के समांतर रेखा है उसमें और जो देख रहे हो उसको, इन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बनेगा ये आपका क्या होगा? ऑर्मन कोड होगा। तो चलो उदाहरण नंबर 1, एग्जाम्पल 1, ये कौन सा प्रश्नावली आएगा? प्रश्नावली 9.1 का उदाहरण नंबर 1 देख रहे हैं। क्या बोला है? धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मान लो अब क्या है कि देखो, आपको मीनार बोल दिया, ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्ट अच्छे से मीनार बनाना आना चाहिए। इसमें कोई एक व्यक्ति बोल देता आप एकदम अच्छे से व्यक्ति बनाना चालू कर दो, ऐसा नहीं करना। उसके लिए केवल हम एक लाइन से मीनार बना देंगे। जैसे मान लो एक मीनार बना ले, तो ये आपका मीनार हो गया है। बात समझ आ रहा है ना? तब आप इसमें फिगर के हिसाब से पूरा मीनार मत डिजाइन करना स्टार्ट कर देना। तो कह रहा है कि एक धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये मान लो जो आपका अर्थ है, धरती है, इस धरती पर एक मीनार है, ये कैसा खड़ा है? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? सीधा। और क्षैतिज का मतलब होता है इस तरीके से। बात समझ में आ रहा है ना? तो जो मीनार है कैसा खड़ा है? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर सीधा खड़ा है, यानी 90 अंश। धरती से कितना अंश कोण बनाते हुए? 90 अंश का कोण बनाते हुए धरती ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, मान लो कि धरती पे क्या है आपका? एक बिंदु। धरती पे क्या है? बिंदु है। तो धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी है। पाद बिंदु का मतलब उसका आधार। देखो दो चीज होगा, कोई भी वस्तु होगा, एक उसका शीर्ष होगा। शीर्ष मतलब चोटी, शीर्ष का मतलब उसका चोटी, और पाद बिंदु यानी उसका एक आधार। तो बात समझ में आ रहा है ना? तो कह रहा है कि मीनार के शिखर का, सॉरी कहां बोला? धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। ये जो बिंदु है मीनार के पाद बिंदु यानी उसके आधार से कितने दूरी पर स्थित है? 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस बिंदु से, सवाल में आगे पढ़ो, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। इस बिंदु से मीनार का शिखर यही होगा, नहीं होगा? इस बिंदु से उसका जो उन्नयन कोण कब बनेगा? जब आप उसे कैसे देखोगे? ऊपर। इस बिंदु से मीनार को ऊपर देखोगे तभी तो उन्नयन कोण बनेगा। और उन्नयन कोण बनाने के लिए आपको क्या बोला? जहां से देख रहे हो, जिस वस्तु को देख रहे हो उसको मिलाओगे एक रेखा मिलेगा, और जहां से देख रहे हो वहां से, ये तो क्षैतिज रेखा यही हो ही गई, इनके बीच जो कोण बनेगा यही आपका क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। और सवाल में दिया कि यह उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई, मीनार यही है ना, तो इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h। ये आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। अगर इधर 90 अंश होगा तो हम ये 90 अंश इधर बना दे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या ये फिगर समझ में आया कि नहीं समझ में आया है? फिगर सबको समझ में आया ना? तो चलो अब लिखोगे कैसे, लिखने का थोड़ा तरीका देखना। सबसे पहले जो दिया है आप उसके बारे में लिख दो, और जो फिर पूछा है उसको आप जो मान रहे उसके बारे में लिख दो। तो माना मीनार की ऊंचाई, आपसे मीनार की ऊंचाई पूछा है ना, तो माना मीनार, और मीनार को अपने मन से एक देखो यहां पर त्रिभुज बना कि नहीं बना है? इस त्रिभुज का कुछ नाम दे दो, ABC। मान लो त्रिभुज का नाम क्या दे दो? ABC। तो माना मीनार की ऊंचाई, और मीनार को बोले क्या? मीनार फिगर के हिसाब से आपका क्या हो गया? AB। तो माना मीनार AB की ऊंचाई क्या है? H। ठीक है। आपसे क्या बोला है? मीनार से जो बिंदु है जहां से उन्नयन कोण आपका बना है, जहां पर उन्नयन कोण आपका बना है, जहां से आप उसको देख रहे हो, वो दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा 15 मीटर है, ठीक है। दिया है, क्या दिया है? मीनार के पाद बिंदु से बिंदु की दूरी, मीनार के पाद बिंदु से, और मीनार के पाद बिंदु को हम क्या बोल दे रहे हैं? B से बिंदु C की दूरी,
ये कितना दिया है 15 मीटर। और आंख पर बना उन्नयन कोण कितना है, यहाँ पर उन्नयन कोण क्या है 60 अंश। तो फिगर बना दी, तो इसे आपको बहुत लिखने का काम नहीं है, अरे फिगर देख के जानना होगा ना। ठीक है, अब आपको ये ऊंचाई बताना है। इसके पहले आपने त्रिकोणमिति में एक क्वेश्चन किया है कि एक भुजा आपको दिया, अगर जब कभी भी एक समकोण त्रिभुज में एक कोण दे दे तो उसमें क्या होगा, आपको एक भुजा दिया रहेगा और दूसरा भुजा पूछा रहेगा। तो जो भुजा दिया उस भुजा को सोचो और जो भुजा पूछा है उस भुजा को सोचो। दोनों भुजा से कौन सा फार्मूला बन रहा है, साइन कॉस टेन, इनमें सोचो। तो यहां पर क्या हुआ, ये कोण है, कोण के सामने क्या होता है लंब होता है, और ये क्या हुआ आधार दिया है, लंब पूछा है, तो लंब और आधार से कौन सा फार्मूला टेन। तो क्या टेन लगा दे इस त्रिभुज में, तो बस त्रिभुज ए बी सी से क्या टेन थीटा की जगह कितना कोण दिया है 60, तो टेन 60 अंश लंब बटे आधार। तो लंब कितना है ए बी और आधार क्या है सी बी। तो टेन 60 अंश का वैल्यू आपको पता है ना, वो जो चार्ट है वो चार्ट याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें टेन 30 अंश, टेन 45 अंश, टेन 60 अंश, इन तीन कोण का बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा। तो टेन 60 अंश का वैल्यू कितना होता है अंडर रूट, टेन 60 अंश का वैल्यू अंडर रूट 3 होता है। तो इतने की जगह हम अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। और ए बी को माने क्या होगा, आप वही तो चाहिए, तो आप मान लो ये क्या है एच, और सी बी फिगर से देख के बताओ कितना है 15 मीटर, तो कितना हो गया 15। तो ये भाग इधर जाके क्या हो जाएगा, तो यानी 15 अंडर रूट 3, यही किसके बराबर हो गया एच। और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि आप 15 मीटर में है और ये मीटर में, तो ये भी किस में आएगा, जो गुणा भाग करोगे तो ये भी किस में आएगा मीटर में। तो यानी जो ऊंचाई मिला मीनार की ऊंचाई, ये कितना मिला आपको 15 अंडर रूट 3 मीटर। तो एक लाइन आप नीचे तुरंत इसी पे आंसर मत छोड़ना, एक लाइन कमेंट कर देना। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी आपको मिली, मीनार की ऊंचाई यानी ए बी बराबर एच, ये कितना हुआ 15 अंडर रूट 3 मीटर होगा। समझ में आ रहा है बात ना, तो सिंपल है, सभी क्वेश्चन इस पर सिंपल है, बस आपको ये त्रिभुज टेन साइन कॉस ये लगाना आना चाहिए। तो अगर आपको ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। चलो एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण 2, क्या बोला है इसमें, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। कोई एक 5 मीटर आपका क्या है खंबा है, उस खंबे पे आपको पता है तार लगा होगा, उस खंबे पे तार पे कुछ खराबी आई, उससे क्या करना है, उसका मरम्मत करना है। मरम्मत का काम करने के लिए उस खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि 36 से 60 अंश के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। यहां आप अंडर रूट 3 बराबर 1.7 ले सकते हो। फिगर समझो, सवाल के हिसाब से आप फिगर बनाओ। मान लो खंबा कहाँ होगा, जमीन पर ही होगा। मान लो आपका जमीन है और जमीन पर यह क्या है आपका एक खंबा है। तो बोला कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर, ये खंबे की ऊंचाई क्या है कितना है 5 मीटर, ठीक है 5 मीटर ऊंचा खंबा है। इस ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है, ठीक है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। दुनिया आगे जा रहा है, अब चाहती है यानी बिजली मिस्त्री क्या है, मेल नहीं, हाँ लेडीज है वो, सही है ना। तो सही है, दुनिया भाई आगे बढ़ रहा है, होना चाहिए। आपको पता है ना कि अब आपका ट्रेन रेलवे ये सब लड़कियां भी चला रही हैं, किसी फिल्म वो पीछे नहीं है किसी से। तो अब ऐसा जरूरी है क्या कि खंबे तक उसे, अब 5 मीटर ऊंचा खंबा है तो खंबे के ऊपर जाके वो मरम्मत करेगा, ऐसा तो नहीं है। वो सीढ़ी लगा लेगा, इधर सुनो, तो ये जो यहाँ पर वो ऐसा सीढ़ी लगाएगा और सीढ़ी लगाएगा तो मान लो ये, हाँ लगाएगी, सॉरी, मान लो ये जो उसका ये सीढ़ी है, तो सीढ़ी पे चढ़ के मान लो यहाँ तक पहुंची, तो फिर यहीं से जो तार गया होगा उसका मरम्मत कर देगी। तो बिल्कुल एकदम खंभा के ऊपर पहुंचना ये जरूरी नहीं है। तो वही सवाल में बोला है क्या कि उस खंभे के शिखर से, खंभे का शिखर मतलब मान लो ये खंभा का शिखर यही है, शिखर माने बिल्कुल एकदम चोटी, तो खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे तक ही वह पहुंचना चाहती है। यानी अगर ये खंभे का शिखर है तो यहां से केवल 1.3 मीटर नीचे ही पहुंच जाएगा तो उसका काम हो जाएगा।
बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? इस बिंदु तक पहुंचने के लिए इस सीढ़ी का लंबाई कितना होनी चाहिए? मान लो ये सीढ़ी का लंबाई कितना है? L। इस सीढ़ी की लंबाई को हम क्या मान लेते हैं? L। जिससे कि 36 से 60 अंश के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। ये सीढ़ी कितने अंश पे झुकाना है? 60 अंश पे झुकाना है, और वो अपेक्षित यानी जहां वो पहुंचना चाहती है, जहां उसका इच्छा है पहुंचने का, वहां तक वो क्या करे? पहुंच जाए। ठीक है, और यह भी बताना है कि खंबे का पादबिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पादबिंदु से होना चाहिए। ये जो खंबे का पादबिंदु यानी आधार, ये सीढ़ी के पादबिंदु यानी इसके आधार से कितनी दूरी पर होना चाहिए, आपको ये भी दूरी बताना है। तो मान लो ये दूरी आपका क्या है? x है। तो ठीक, अब ध्यान से देखो, चलो अपने मन से मान लो कि खंबा क्या है आपका? AB। हम खंबे को AB मान लेते हैं, और चलो एक काम करो, इसको आप इसको B मान लो, और ये इसको क्या मान लो? C। यानी आपका जो पूरा खंबा है वो क्या होगा? AC। जहां तक पहुंचना चाहती है उसकी जमीन से ऊंचाई कितनी हुई? ये BC हुई। ठीक है, अब बताओ, ये जो सीढ़ी है इसकी लंबाई को आपने क्या मान लिया? L। खंबे के आधार से सीढ़ी के आधार के बीच की दूरी को आपने क्या मान लिया? इन सब बातें को लिखोगे? हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगा। तो माना क्या? खंबे, या आपको ऐसे लिख लो, दिया है, क्या दिया है? खंबे, खंबे यानी AC की ऊंचाई कितना है? अरे पूरा 5 मीटर ना, ये बराबर कितना दिया है? 5 मीटर। जमीन से अपेक्षित, जमीन से अपेक्षित, अपेक्षित मतलब जहां तक वो पहुंचना चाहती है ना, अपेक्षित बिंदु B की ऊंचाई, हमने फिगर बनाया उसके उसी के आगे आप लिखना कि ये ऊंचाई क्या आपका BC होगा। अरे जमीन से अपेक्षित बिंदु की जो ऊंचाई होगी ये BC ही होगी, और BC कितना होगा? ध्यान से देखना, ये पूरा कितना है? 5, और इतना कितना? 1.3। तो पूरे 5 में से 1.3 हटा दो तो ये बचेगा, नहीं बचेगा, यानी ये कितना आ जाएगा? 5 मीटर माइनस 1.3 मीटर, तो यानी 3.7 मीटर। 5 में से 1.3 घटाओगे कैसे? 5 में से आपको क्या घटाना है? 1.3। तो यहाँ पर नहीं है तो 0.0 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? अब एक हासिल लोगे 10 बचेगा, 10 में से 3 घटाओ कितना हो जाएगा? 7, और यहाँ पर बचा 4, 4 में से 1 घटाओ कितना हो जाएगा? 3, तो 3.7 मीटर आगे नहीं आएगा। यानी ये जो दूरी आई, ये दूरी कितनी आई? 3.7 मीटर, इतना। तो क्या आपको एक भुजा पता है? कोण के सामने वाला भुजा पता है, लंब। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? और आपको सीढ़ी की लंबाई चाहिए। सीढ़ी किसका काम कर रहा है? कर्ण का। सीढ़ी किसका काम कर रहा है? तो लंब और कर्ण से क्या मिलता है? साइन। तो साइन लगा दो, काम बन जाएगा। तो उससे पहले आप मान लो सीढ़ी की लंबाई। तो माना सीढ़ी, और सीढ़ी क्या है? B। अच्छा इसको कोई नहीं मानो तो आप चलो मान लो इसको क्या? D। तो सीढ़ी यानी BD की लंबाई बराबर x मीटर, ये सॉरी L मीटर मान लो, चलो L मीटर मान लो। माना सीढ़ी की लंबाई कितना मान ले रहे हैं? L मीटर। तो यहाँ पर क्योंकि आपको ये भुजा पता है BC, यानी कोण के सामने वाला लंब पता है 3.7 है, और आपको कर्ण चाहिए, तो कर्ण और लंब से आपका क्या आता है? साइन। तो हम इस त्रिभुज में यानी BCD, यही त्रिभुज बना नहीं बना? तो त्रिभुज BCD में क्या? साइन 60 अंश लगा दो। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कोण के सामने वाला लंब होता है, तो लंब कितना हुआ? B से C तक यही है, तो BC बटे कर्ण। कर्ण क्या है? BD। अब किसी के दिमाग में ये पूरा तो नहीं चल रहा कि यहां तक लेना है, यहां तक नहीं। आपको जो त्रिभुज बना यही B तक ही बना है, ये त्रिभुज आपका A तक नहीं बना है। समझ में आ रहा है बात ना? ठीक है। साइन 60 अंश का वैल्यू कितना होता है? √3/2। ये बराबर होगा BC। BC का वैल्यू क्या है? अरे B से C तक 3.7। ये तो देखो यहाँ तक 3.7 आया ना, तो ये कितना आ जाएगा? 3.7 मीटर बटे BD आपको चाहिए, तो BD वैसे रहने दो। तो यहाँ से जब आप पक्षांतर करोगे तो ये इधर चला जाएगा, यानी BD ये बराबर होगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, यानी 3.7 गुणे 2, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा √3, क्योंकि BD इसके जगह गया तो √3 इसके जगह आ जाएगा, यानी बटे क्या हो जाएगा? कर्ण 3। और सवाल में आपको बोला है क्या कि कर्ण 3 का वैल्यू कितना लेना है? 1.73। तो क्या हम यहाँ पर दिस इंप्लाइज दैट
BD बराबर 3.7 गुणे 2 बटे √3 की जगह 1.73 ले सकते हैं। आप इसका गुणा करो, कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, यानी 7.4 बटे 1.73। अब देखो दशमलव हटाना थोड़ा सीखो। BD बराबर इतना है, ऊपर दशमलव के बाद 1 अंक है और नीचे दशमलव के बाद 2 अंक है। तो अगर दशमलव के बाद 1 अंक हटाओगे तो नीचे 10 का गुणा कर दोगे। ऊपर से दशमलव हटाओ, नीचे गुणा कर दो। डायरेक्ट मेथड आप सीख लो। ऊपर से दशमलव हटाए, नीचे आप गुणा करो। नीचे दशमलव हटाओगे तो ऊपर आप गुणा करोगे। कितने का? दशमलव के बाद जितना अंक हटाओगे, अगर दशमलव के बाद 1 अंक हटाओगे तो 10 का गुणा करोगे। दशमलव के बाद 2 अंक हटाओगे तो 100 का गुणा करोगे। दशमलव के बाद 3 अंक हटा रहे हो तो 1000 का। लेकिन शर्त है ऊपर से दशमलव हटाना तो नीचे गुणा करना। तो देखो दशमलव के बाद 1 अंक था तो हमने ये दशमलव हटा दिया, ऊपर से दशमलव हटाया है तो दशमलव बाद 1 अंक था इसलिए 10 का नीचे गुणा कर दिए। और अब नीचे से ही दशमलव हटा रहे हैं तो नीचे से दशमलव कितने अंक बाद हटाए? दशमलव बाद 2 अंक था तो दशमलव हटा दिए, तो 2 अंक हटाए तो 100 का ऊपर गुणा कर देंगे। तो 100 का ऊपर गुणा, तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो यानी ऊपर कितना बचा? 700। 10 का गुणा करोगे 740 हो जाएगा और नीचे आपका कितना बचा? 173। तो जब आप ये भाग दोगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा? 4.28। और देखो ये भी सब मीटर में दिया है भुजा, तो ये भी किस में आएगा? मीटर में आएगा। तो यानी कितना आ गया? 4.28 मीटर। तो जो सीढ़ी की ऊंचाई आएगी, सारी लंबाई आएगी, ये कितना हो जाएगा? 4.28 मीटर। समझ में आ रहा है? अब फिर आपको ये भी तो चाहिए, अरे यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, तो क्या ये है क्या? आधार। अब आपको ये भी पता चल चुका है, ये भी पता चल चुका है, तो आप इसके साथ लोगे तो लंब और आधार आ जाएगा, तो आप टेन लगाओगे। और इसके साथ लोगे तो कर्ण और आधार आएगा तो आप कास लगा सकते हो। तो आप कास भी से भी जा सकते हो, टेन से भी जा सकते हो। तो किससे करें? पहले आप एक काम करो, इतना पहले आप कॉपी करो। तो आप इसे कॉपी कर चुके हैं, ये भी दूरी निकालना है। तो चलो पहले इसके लिए आप मान लो, क्या माना? ये क्या है? खंभा का पाद बिंदु है और ये आपका सीढ़ी का पाद बिंदु है। माना खंबे के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? बीच की दूरी x मीटर है। तो अब हमें लंब पता है, आधार चाहिए, तो लंब और आधार से क्या मिलेगा? 10। तो किस त्रिभुज में? वही त्रिभुज BCD में। तो त्रिभुज BCD में क्या? या से tan 30 अंश। अच्छा सॉरी, कोण 60 अंश दिया है तो tan 60 अंश लगाओगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? कोण के सामने वाला लंब होता है ना। तो लंब आपका क्या मिला? BC बटे आधार। आधार क्या है? C से D तक, यानी CD। तो tan 60 अंश का वैल्यू कितना होता है? करड़ी में 3 बराबर होगा BC, और BC का वैल्यू कितना है? 3.7। और CD ही तो आपको चाहिए, और CD को आपने क्या माना? x। तो यहां से पक्षांतर करो, x बराबर 3.7 बटे करड़ी में 3। तो 3.7 बटे करड़ी में 3 को आप 1.73 लिख सकते हो ना, सवाल में दिया है। तो फिर वही काम करना है, ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 का गुणा करेंगे, और नीचे से दशमलव हटाएंगे 2 अंक है तो किसका गुणा करेंगे? 100 से। 1 0 1 0 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो 37 बचा, 37 में 10 का गुणा करोगे 370, और ये कितना बना? 173। तो 370 में 173 का भाग दोगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा? 14 मीटर आ जाएगा। तो यानी ये दूरी कितना हो गया? 2.14 मीटर। तो सिंपल है, बस आपको सोचना है कि एक जो भुजा दिया रहेगा और जो एक भुजा पूछा रहेगा, उन दोनों से कौन सा साइन cos tan में से क्या लगेगा, और आपको कोण अक्षर दिया रहेगा तो उस बस कोण का सहायता करना है, पक्षांतर करना है, और आपको अपना आंसर पाना है। तो चलो आप ही पहले कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोला है। तीसरा उदाहरण में 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। ये मान लो कि अब देखो आपको एक पूरा बताया ना कि आपको पूरा चिमनी उमनी ऐसा पूरा बनाना नहीं है, केवल आप एक स्ट्रेट लाइन बना दोगे, वो आपका किसका काम कर जाएगा? चिमनी का काम कर जाएगा। तो क्योंकि चिमनी सब ये कब कहाँ खड़ा होगा? जमीन पर ही तो खड़ा होगा। तो मान लो आपका ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर क्या है? ये कि चिमनी है। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, प्रेक्षक यानी जो देख रहा है, प्रेक्षक का मतलब क्या है? जो देख रहा है, उसका लंबाई कितना है? 1.5 मीटर। ये आपका प्रेक्षक है, इस प्रेक्षक की लंबाई कितना दी है? 1.5
मीटर। तो ये 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से, ये चिमनी है, इस चिमनी से कितनी दूरी पर है? 28.5 मीटर की दूरी पर है। यानी ये दूरी दिया कि नहीं दिया? अरे सॉरी, चिमनी से प्रेक्षक का दूरी यही तो है ना, ये कितना दिया? 28.5 मीटर। और कह रहा है उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। उसका आंख कहीं यहीं पर मान लो है, तो कह रहा है कि उसकी आंख से ये जो चिमनी है, इस चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कब बनता है? जब कोई ऊपर आप देखो कि नीचे देखो? जब ऊपर देखते हो तब आपके आंख पे जो कोण बनता है वही उन्नयन कोण होता है। यानी जब ये ऊपर देखेगा तो इसके आंख पर कौन सा कोण बनेगा? यही कोण, क्योंकि उन्नयन कोण बनाने के लिए आप क्या है, आंख से एक क्षैतिज रेखा खींचोगे और आंख से जिसको देख रहे हैं उसको मिलाओगे, इसको कहते हैं दृष्टि रेखा, और ये आपका क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है, इसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। ये कितना दिया है? 45 अंश है। तो चिमनी की ऊंचाई बताइए आपको, ये जो पूरा चिमनी है, इस पूरे चिमनी की क्या बताना है? ऊंचाई बताना है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसे मान लेते हैं कुछ, जो चिमनी है इसको हम क्या मान लेते हैं? ए बी। चिमनी को क्या मान लेते हैं? ए बी। और जो प्रेक्षक है, इस प्रेक्षक को हम क्या मान लेते हैं? सी डी। और ये जो पॉइंट है, यही एक पॉइंट बचा, तो इस पॉइंट को भी अपने मन से मान लो क्या? ई। ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, तो ई बचा, तो ई आप मान लो। बात समझ आ रहा है ना? तो पहले जो जो दिया है उसके बारे में लिखो। मान लो कि ये आपको एक चिमनी दिया है ए बी, ये आपको दिया है, अरे प्रेक्षक का लंबाई दिया है, ये दूरी दिया है, उन्नयन कोण दिया है। पूछा क्या है? चिमनी की ऊंचाई पूछा है, तो चिमनी की ऊंचाई को आप क्या मान लो? एच मान लेते हैं। चिमनी का जो ऊंचाई है इसे हम क्या मान लेते हैं? एच। तो पहले आओ लिखो, दिया है, क्या दिया है? प्रेक्षक। प्रेक्षक को आप क्या माने हो? सी डी। प्रेक्षक सी डी की लंबाई ये कितना दिया है? 1.5 मीटर। प्रेक्षक की चिमनी से दूरी, प्रेक्षक की, प्रेक्षक यानी सीधा लिख दो, प्रेक्षक की चिमनी से दूरी, प्रेक्षक की चिमनी से दूरी को आप क्या बोलो? डीबी लिख दो ऐसे, डीबी। ये कितना दिया है आपको? 28.5 मीटर। और एक चीज दिया, उन्नयन कोण ना, तो आप ये भी लिख लो, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण यानी कोण ए सी ई, कोण ए सी ई ये कितना दिया है आपको? 45 अंश। आपसे पूछा है, आप इसे मान लो। माना क्या? चिमनी, और चिमनी का नाम क्या बोले हो? ए बी। चिमनी की ऊंचाई, इसको हम क्या मान लेते हैं अपने मन से? आपको यही याद करना है। आप ध्यान से देखो, अगर आपको पता आप इस पूरे को क्या माने हो? एच। अगर इतना 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, क्योंकि क्यों 1.5 होगा? ये आपका जमीन है और ये क्षैतिज रेखा जमीन के समांतर ही होगा। अरे आग से जमीन के समांतर जो रेखा खींचते वही क्षैतिज रेखा होता है। और दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव क्या होती है? तो अगर दो समांतर रेखा के बीच की दूरी यहाँ 1.5 है तो यहाँ पे इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 1.5। तो बताओ क्या लिखोगे? चूंकि सी डी ये कितना है? 1.5 मीटर, तो दिस इंप्लाइज दैट ई बी भी कितना होगा? ई बी ये भी कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर। आपको बनाना है तो आप बना सकते हो, यानी ये कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर यहां से यहां तक। क्लियर है? और अगर पूरा एच है और इतना 1.5 है तो आप बताओ इतना कितना होगा? ये पूरे एच में से, एच पूरा यही है ना, इस पूरे एच में से ही 1.5 हटा दो तो यही ऊपर वाला बचेगा कि नहीं बचेगा? यानी ये जो ऊपर की लंबाई होगी ये कितनी हो जाएगी? h माइनस 1.5। समझ में आ रहा है बात ना? फिर से एक बार देख लो, ये पूरा क्या है? h है और इतना 1.5 है, तो अगर इस पूरे h में से इतना घटा देंगे 1.5 तो ये ऊपर वाला ही तो बचेगा। ऊपर वाला कितना बचेगा? h में से 1.5 घटाना यानी माइनस 1.5 करना है। तो आप लिखो कि EB बराबर कितना हुआ? 1.5। तो आप यहां से क्या बता सकते हो? दिस इंप्लाइज दैट जो आपका AE बचा, तो AE को हम क्या लिख सकते हैं? h माइनस 1.5। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो, फिर वही बात, अगर ये 28.5 है क्या ये भी 28.5 होगा कि नहीं होगा? क्यों? ये दोनों समांतर है
अरे चिमनी भी सीधा होगा और प्रेक्षक भी सीधा होगा, तो दोनों सीधा होंगे तो पैरेलल हो गए। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर यहाँ पर 28.5 है तो यहाँ पर भी 28.5 ही होगा। अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो कि चूंकि ये इतना है तो ये भी इतना हो जाएगा, वरना आप फिगर में दिखाई दियो तो आपको अलग से बहुत लिखने का ये काम नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। अब हमें निकालना क्या है, ये भुजा एच का मान निकालना था। एच का मान कैसे, क्या यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिखा जिसमें एक भुजा पता है, दूसरा भुजा का काम हो जाएगा। लेकिन लंब और आधार, अरे ये लंब हुआ और ये आधार हुआ और कोण पता है, तो लंब और आधार से क्या मिलता है, tan। तो क्या इस त्रिभुज में हम tan थीटा लगा दें, किस त्रिभुज में बताओ, त्रिभुज ACE में क्या tan थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना दिया है 45 अंश। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे लंब यानी AE बटे आधार, आधार कितना होगा C। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, याद है वैल्यू ना, 30 60 45, इन सब पे tan sin cos से वैल्यू याद रखो ना यार। तो tan 45 का वैल्यू कितना हुआ, और AE का वैल्यू है कितना, अरे देख बताओ, H माइनस 1.5। तो AE की जगह आप लिख सकते हो H माइनस 1.5 बटे CE देख के बताओ फिगर में 28.5। तो 75 करके क्या H का वैल्यू मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, ये भाग इधर जाकर क्या हो जाएगा, यानी 28.5 बराबर बटे 1 है, इसका गुणा इसमें करोगे यानी कितना हो जाएगा H माइनस 1 और माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा, यानी 28.5 प्लस 1.5, ये बराबर हो जाएगा किसके, H के। 28.5 में 1.5 जोड़ोगे 5 में 5 जोड़ोगे 10, 0 हासिल लगा 1, 8 1 9, और जो 1 हासिल है मिलकर कितना हुआ 10 की 0 हासिल लगा फिर 1, तो यहाँ पर 2 बचा, 2 1 3, यानी 30.0, ये क्या हुआ H, यानी H बराबर आप इसे ऐसा लिख सकते हो 30.0 का मतलब 30 ही हुआ, 30 क्या मीटर। और ये H है क्या, पूरे चिमनी की ऊंचाई। अरे H क्या माने हो, चिमनी की ऊंचाई। तो आप एक लाइन नीचे कमेंट कर देना कि अतः चिमनी चिमनी को क्या माने, हाँ AB ही तो माने हो, अतः चिमनी AB की ऊंचाई कितनी होगी 30 मीटर होगी। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर आपको ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। तो अगला एग्जांपल आपका क्या है, उदाहरण नंबर 4। क्या बोला है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मान लेते हैं ये आपका भूमि है, भूमि यानी जमीन। तो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से, चलो मान लेते हैं भूमि पर एक बिंदु P हुआ, इस बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, कोई एक 10 मीटर ऊंचा भवन है, ये जो भवन है इसकी ऊंचाई कितनी दी है 10 मीटर। तो इस भवन के जो शिखर यानी इसका ये शीर्ष बिंदु, चोटी, हाँ शिखर का मतलब ये होता है ना एकदम उसका पीक पॉइंट। तो इस बिंदु से जो 10 मीटर ऊंचा भवन है, इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहां से आप ऊपर देखे होंगे तभी तो उन्नयन कोण बनेगा। ये उन्नयन कोण कितना दिया है 30 अंश, यानी ये कोण कितना दिया 30 अंश। आपको देखो क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाना आना चाहिए, फिगर बन जाएगा तो आपका पूरा काम हो गया, बाकी बस वैल्यू याद हो। तो क्या ये फिगर इतना समझ में आया, फिर आगे बढ़ो सवाल में। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, भवन यही है, भवन का शिखर यही है, तो इसके शिखर पर एक ध्वज है। तो मान लो कि चलो क्या है आपका इस तरीके से, चलो मान लो ये झंडा है, बनाना है तो बना सकते हो, तिरंगा जरूरी नहीं है तिरंगा ही हो, कोई भी झंडा हो सकता है ना। तो चलो हम इसको एक जनरल चलो ऐसे बना देते, पताका टाइप, ठीक है। ये मान लो आपका क्या झंडा है। तो कह रहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया, तो ये भवन का शिखर हुआ, इस पे मैंने एक क्या लहराया है, एक ध्वज को यानी झंडे को रखा है। और P से, P यानी ये बिंदु, P यानी ये बिंदु, इस बिंदु से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज का शिखर ये हुआ कि नहीं हुआ, तो इस बिंदु से जो ध्वज का शिखर है इसका उन्नयन कोण यानी ये कितना है 45 अंश, यानी ये पूरा कोण 45 अंश होगा। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है आगे चलो। ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड यानी ये जो ध्वज में लगा हुआ दंड है,
आपको इसकी लंबाई, यानी आपसे क्या पूछा है, ये लंबाई पूछा है, ध्वज दंड की लंबाई बताना है और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करना है। बिंदु P से भवन, भवन तो यही है ना, यही तो आपका भवन है, तो इस भवन की दूरी यानी आपको ये दूरी बताना है। चलो अपने मन से मान लेते हैं, इस लंबाई को चलो हम क्या मान ले, x मान ले, और इस लंबाई को हम क्या मान ले, y मान ले। कुछ भी मान सकते हो, जो भी आपका मन है, पूरा लेटर पड़ा, जो मानना है मान लो। तो जो ध्वज दंड है इसकी लंबाई को मैंने क्या माना, x, और इस बिंदु से भवन के बीच की दूरी को मैंने क्या मान लिया, y। आपको बोला है कि यहां आप √3 बराबर 1.732 ले सकते हैं, तो यानी जहां √3 आएगा वहां पर क्या लिखना पड़ेगा, 1.732। ठीक, सबसे पहले आप इनका नामकरण करो, फिगर बना, सबको फिगर समझ में आया ना, कि आप फिगर पढ़ के अपने मन से धीरे धीरे बना सकते हो ना। आप एक एक लाइन पढ़ते जाओ, उस हिसाब से उसका जो फिगर बोला है बनाते जाओ। चलो मान लो ये बिंदु, इस बिंदु को आप मान लो ए, इस बिंदु को आप मान लो बी, इस बिंदु को आप क्या मान लो, एक ये बिंदु बचा, ये तो पी ऑलरेडी माना हुआ है, सवाल में ही बोल दिया इस बिंदु को पी को। तो ये बीसी क्या है, भवन है, ए बी क्या है, ध्वज है, ये पूरा ध्वज दंड बोल सकते हो ना ये आपका। फिर पीसी क्या है, बिंदु से भवन के बीच की दूरी है। तो जो जो दिया है पहले वो लिख लो, फिर जो जो पूछा है उसे आप लिख दो। तो कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना, दिया है, क्या दिया है देख के बताओ, आपको ये दिया है भवन, भवन बीसी, भवन को बीसी माने हो ना, तो भवन बीसी की लंबाई दी है, कितना दिया है, 10 मीटर। और क्या दिया है, दोनों उन्नयन कोण दिया है, बिंदु P से भवन के शिखर का उन्नयन कोण दिया है, और बिंदु P से ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण दिया, यानी ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण दिया है। तो पहले एक काम करो, पहले ध्वज को मान तो लो, फिर उसके हम शिखर का उन्नयन कोण बताएंगे। क्या लिखो, माना क्या, ध्वज दंड, ध्वज दंड, और ध्वज दंड है क्या, ए बी, यही है ना, ए बी की लंबाई, इसको मैं क्या मान लेता हूं, x। बिंदु P से भवन की दूरी, भवन की दूरी, और ये दूरी क्या हो जाएगा, PC, ये किसका है, बराबर मान लेते हैं हम y। अब उन्नयन कोण के बारे में फिर से लिख दें, ठीक है, बिंदु P से किसका उन्नयन कोण, 30 अंश किसका उन्नयन कोण है, देखो 30 अंश यहीं तक बना है, यानी भवन के शिखर का। बिंदु P से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, इस कोण को क्या बोलेंगे हम, कोण BPC। क्लियर, ये कितना बराबर दिया है, 30 अंश, समझ में आ रहा है ना। अब ये 45 अंश ये पूरा है, यानी ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण है। तो क्या लिखोगे, बिंदु P से ध्वज के, ध्वज ही लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा ना, ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, उस कोण का नाम बताओ क्या हो जाएगा, APC, तभी बनेगा 45 अंश, यानी कोण APC। ये कितना दिया है, 45, जो दिया था, जो पूछा था मैंने सब कुछ लिख दिया। अब सोचो कितने चीज को पूछा है, एक वेरिएबल, एक बात को पूछा, दो बात को पूछा है, दो चीज यहां पर पूछा है, एक तो x और एक तो दो चीज पूछा है। और आपको पता है अगर दो चर का मान निकालना है तो कम से कम आपको दो समीकरण चाहिए, जितना चर चाहिए उतना समीकरण। अगर एक चर का मान चाहिए तो एक ही समीकरण बनाते थे, काम हो जाता था, लेकिन अब यहाँ पर दो चर है, और दो चर है तो आपको कितना समीकरण बनाना पड़ेगा, दो समीकरण बनाना पड़ेगा। तो दो समीकरण कैसे बनाओगे, अरे एक देखो ये त्रिभुज दिख रहा है क्या, और एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है क्या, एक बार छोटे वाले त्रिभुज से समीकरण बनाएंगे और एक बार बड़े वाले त्रिभुज से समीकरण बनाएंगे। यानी चलो बताओ, पहले छोटे वाले त्रिभुज का नाम बताओ, BPC। त्रिभुज BPC से क्या लिख सकते हो, अब फिर सोचना। अब ये 45 अंश अभी आप भूलना, क्योंकि हम केवल छोटा वाला त्रिभुज देखना। ये त्रिभुज सामने लंब पता है, आधार चाहिए, लंब और आधार से क्या टैन ही तो लगाओगे, लंब और आधार टैन ही मिलेगा ना भाई।
तो tan कितना 30 अंश, यही तो उन्नयन कोण 30 अंश दिया था, तो tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना होगा साहब BC और आधार कितना होगा PC, और BC का वैल्यू कितना दिया है 10 और PC का वैल्यू ये तो आई माने हो। अच्छा tan 30 अंश का वैल्यू होता कितना है 1 बटे करड़ी में 3, ये किसके बराबर है 10 बटे y इधर चला जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो यानी y बराबर कितना हो गया 10 करड़ी में 3, और ये मीटर में दिया है तो ये भी किस में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। आपको ये तो मिल गया, बिंदु से भवन की दूरी मिली नहीं, कितना मिला 10√3 मीटर। ठीक है, अब हम क्या लगाते हैं दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण बनाने के लिए आप ये 30 अंश भूल जाओ, हमको ये पूरा एंगल चाहिए, और ये पूरा एंगल कितना दिया है, तो किस त्रिभुज में, पूरे बड़े वाले त्रिभुज में, यानी APC, त्रिभुज APCC, क्या वही tan ही लगाएंगे, और tan कितना लगाएंगे 45, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कोण के सामने वाला लंब, अभी लंब ये पूरा होगा AC, क्योंकि आप पूरा त्रिभुज ले रहे हो, छोटा त्रिभुज नहीं ले रहे हो, तो पूरा लंब कितना हुआ AC, और आधार तो आपका वही रहेगा PC। ठीक, tan 45 का वैल्यू होता कितना है, थोड़ा फिगर से देख के बताओ ना AC कितना होगा। यस 10 + x, वेरी गुड। AC, अरे यहां से यहां तक इतना तो x है, इतना तो 10 है, तो x में 10 जोड़ दोगे x + 10, यही तो होगा, तो यानी AC कितना आ जाएगा x + 10। बात समझ में आ रहा है। और PC देख के बताओ क्या है, PC का वैल्यू कितना है, अब क्या इसका गुणा इसमें कर दोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा x + 10। ओहो, y का वैल्यू तो आप जान चुके हो, लाके बस रख दो, तो यहां से क्या बताओगे 10√3, यही बराबर क्या हुआ x + 10। आपको x का वैल्यू चाहिए था ना, तो ये प्लस इधर क्या करा, इसको हटा के इधर लाओ, तो प्लस इधर आके क्या आ जाएगा, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 10√3 में से ये जो +10 था इधर आके क्या आ जाएगा, तो क्या आप यहां से 10 कॉमन ले सकते हो, तो ठीक है y बराबर सॉरी x बराबर ना, तो x बराबर कितना हुआ, जब 10 यहां से कॉमन लोगे तो यहां पर कितना बचेगा करड़ी में 3, और यहां पर कितना बचेगा, और सवाल में ही आपको बोला था करड़ी में 3 का वैल्यू कितना लेना है 1.732, तो कितना हो जाएगा 10, और करड़ी में 3 की जगह कितना लिखेंगे 1.732 -1, इससे हटा। बात समझ में आया, तो 1.732 में से 1 घटाओ, तो x बराबर कितना हुआ 10 इंटू, जब 1.732 में से 1 को घटाओगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हो, तो 2 3 7 और 1 में से गया 0, यानी कितना हो जाएगा 0.732। समझ में आ रहा है। अब बताओ गुणा कर दो, x बराबर कितना हो, जब 10 का गुणा करोगे दशमलव खिसक के एक अंक खिसक जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा x बराबर 7.32, और क्या आएगा मीटर। तो दोनों पता चलेगा, आपको ये भी पता चला और आपको ये भी पता चला, तो आंसर ये हुआ। इसे छोड़ दोगे नहीं, एक लाइन कमेंट कर दिया करो जो पूछे हो, क्या अतः y है क्या बिंदु P से भवन की दूरी, तो आप नीचे लिखना अतः बिंदु P से भवन की दूरी बराबर y बराबर 10√3 मीटर, तथा ध्वज दंड की लंबाई AB बराबर x, और यही कितना बराबर 7.32। समझ में आ रहा है ना। आप ये लाइन एक लाइन कमेंट करके तब आगे बढ़ो। तो अगर आपको ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, यानी एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोला है, चलो क्या बोला है उदाहरण नंबर 5 में, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 अंश से घटकर कितना हो जाता है 30 अंश हो जाता है। इस बात का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। जैसे मान लो कि ये क्या है, आपका एक मीनार है, ये क्या है, एक करा कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब ये कोण घट के सूर्य का उन्नयन कोण घट के 60 अंश से घट के कितना हो जाए 30 अंश। अब ध्यान से देखना, मान लो ध्यान से इधर देखो, इस मीनार की मान लो शुरुआत में कुछ छाया, ये सूर्य यहां पर था, तो इस मीनार की छाया यही बनेगी कि नहीं बनेगी,
तो अगर यहां से आप देखोगे सूर्य तो कुछ न कुछ उन्नयन कोण दिखा कि नहीं दिखा, हमें नहीं पता भी, केवल समझो आप। मान लेते कुछ उन्नयन कोण आपका था θ1, केवल मान लेते θ1। अगर अब आप और आगे चलोगे, यानी इस बिंदु से जब सूर्य को देखोगे तो क्या इसका उन्नयन कोण घट जाएगा बढ़ जाएगा, केवल आप ये बताओ। ये एंगल बढ़ा कि और घट गया। मान लो अगर ये एंगल 60 अंश रहा होगा, चलो अब आप कहोगे ये 60 है तो 30 हो जाएगा, भी ऐसे बोलोगे। मान लो ये 70 अंश रहा होगा, तो अब ये जो कोण है 70 से कम होगा कि 70 से ज्यादा होगा? 70 से ज्यादा होगा। थोड़ा देख के ही बताते। 70 से कम होगा। क्यों? ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। पहले कोण ऐसे बन रहा था, कोण ऐसे बन रहा था, अब ये रेखा क्या हुआ और दब गया तो कोण और कम हो गया, और दबेगा देखो कोण और कम होगा, और दबे कोण फिर 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? जितना ये रेखा उठता जाए, क्योंकि आप कोण कहां से देखना है, इस रेखा के साथ बनता हुआ कोण देखना है। तो अगर चलो हम यहीं पर बनाते, ध्यान से देखना, ये एक रेखा है, अगर ये लाइन ऐसे था तो ये कोण देखो इतना रहा होगा, और अगर ये और उठा तो कोण और बढ़ा, और उठा तो कोण बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 90 अंश हो गया। लेकिन अगर ये रेखा ऐसे होने लगी तब तो कोण घट रहा है कि नहीं घट रहा है? तो जब शुरू में आप यहां से देख रहे थे तो उन्नयन कोण कुछ रहा होगा, और जब आप और आगे बढ़ गए होगे तो ये रेखा दबा कि उठा, झुका और रेखा ना, तो जब रेखा और झुका तो कोण और घट गया कि नहीं घट गया? बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो वही सवाल बोला है कि जब ये 60 अंश सूर्य का उन्नयन कोण था, क्या हुआ? नहीं बात समझ में आया? समझ में आया सबको ना? ठीक है। तो जब ये कोण 60 अंश था उस समय परछाई इतना रहा होगा, और जब ये कोण कम हुआ तो परछाई और ज्यादा आगे होगा। ये कितना परछाई बढ़ा? वही सवाल में बोला है कि क्या, कि एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार, ये आपका मीनार है, इसकी छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उनका 60 अंश से घट के कितना हो जाता है, 30 अंश। अगर ये 60 अंश से घट के 30 अंश हो गया तो ये जो छाया थी, शुरुआत में ये छाया थी, हमें नहीं पता था ये कितना है, सवाल में नहीं दिया है, तो मान लेंगे x अभी। मान लो ये छाया शुरुआत में कितना बना था, x मीटर लंबा था, और अब छाया पूरा इस मीनार का छाया इतना बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये इतना एक्स्ट्रा और बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? ये कितना बढ़ा? सवाल बोला है 40 मीटर। समझ में आया? फिगर समझ में आ रहा है ना? और उसी को देखो, और आपको बोला है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। जो छाया है, छाया के एक शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश है? 60 अंश। और db छाया की लंबाई है। और अच्छा, फिगर आपको बना के दिया है, db क्या है, ये पूरा फिगर को इधर से उधर बना दिया, तो हम कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका a था, ये b था, इसको हम क्या दे रहे हैं c, और इसको हम क्या दे रहे हैं d, तो ये पूरा bd छाया है। तो वही बोला है कि और db छाया की लंबाई, ये जो पूरा db है, d से b तक, ये पूरा क्या है, छाया की लंबाई होगी कि नहीं होगी? लेकिन कब? जब उन्नयन कोण कितना अंश है? 30 अंश। ये पूरा छाया की लंबाई कब आया? जब उन्नयन कोण कितना हो रहा है आपका? 30 अंश। आप तो फिगर बिना फिगर ही देखे बना लिए थे। बात समझ में आ रहा है ना? फिलहाल ये फिगर आपको क्वेश्चन में दिया है, लेकिन आप अपने मन से फिगर बनाने का प्रैक्टिस करो। तो आपको क्या पूछा है इसमें? इसमें पूछा क्या है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यही मीनार है, मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितना, h, ये चलो b है। तो लिखो क्या क्या इसमें दिया है, क्या क्या दिया है? उन्नयन कोण दिया है, और छाया की लंबाई एक्स्ट्रा बढ़ कितना रहा है वो दिया है, और पूछा क्या है? मीनार की ऊंचाई। तो जो पूछा है उसे लिख ले, माना जरूरी नहीं कि जो पहले दिया है उसी को लिखो, आप किसी भी क्रम में जा सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब क्योंकि इसमें और सब उतना सॉलिड डेटा नहीं है, तो सबसे पहले आपका मीनार ही मेन है, तो मीनार को इसमें लिख देते हैं। क्या? माना मीनार की, मीनार का नाम क्या बोले हो आप? देख के बताओ फिगर से, ए बी। माना मीनार की ऊंचाई h बराबर h मीटर मान लेते हैं। ठीक है? क्या दिया है? दिया है बिंदु C से, बिंदु C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, इस कोण का नाम बता दो थोड़ा। बिंदु C से जो कोण बनेगा ACB ही तो बोलोगे, तो कोण ACP ये कितना दिया है? 60 अंश, और ये 30 अंश है। बिंदु D से, बिंदु D से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये समझ लिए ना? वही लिखा है मैंने। ये उन्नयन कोण क्या हो जाएगा? ADB, तो यानी कोण ADB। ये कितना दिया है?
30 अंश। ठीक है, अब ये छाया एक्स्ट्रा बढ़ रहा है तो इसको भी लिखने का बहुत काम नहीं है। तो चलो, या आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, ये x बता दो, क्योंकि आपने इसे x माना है ना। ये x है क्या, ये x क्या है, ये है क्या, मीनार की छाया। लेकिन कब, शुरू में कि बाद में, मीनार की प्रारंभ में छाया। लिख लो, माना मीनार की प्रारंभिक छाया। प्रारंभिक छाया यानी शुरुआत में छाया। प्रारंभिक छाया कितना है, छाया बराबर x, और बढ़ा हुआ छाया या बाद में, मीनार की बाद में छाया कितना हो जाएगा, BD, यानी x प्लस 40। तो चलो अब बताओ, दो वेरिएबल है, एक x है और एक h है। पूछा आपसे h ही है, पूछा आपसे, लेकिन ये भी तो आपको नहीं मालूम है। आधार के लिए जब आप जाओगे तो दो वेरिएबल है तो कितना समीकरण बनाना पड़ेगा, दो समीकरण बनाना पड़ेगा। तो दो समीकरण बनाने के लिए दो त्रिभुज भी तो चाहिए। तो त्रिभुज दिख भी तो रहा है, एक ये वाला त्रिभुज और एक ही पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। तो सबसे पहले किस त्रिभुज में आ जाए, छोटे त्रिभुज में आ जाए। तो चलो, त्रिभुज किस त्रिभुज में, ABC, त्रिभुज ABC, क्या tan लगा दे, tan 60 अंश बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, यानी डायरेक्ट लिख दे h बटे x, और tan 60 अंश का वैल्यू होता कितना है, √3 बराबर कितना हुआ, h बटे x। तो क्या आप इसका गुणा इधर करोगे, √3x बराबर क्या हो जाएगा, h। और समीकरण बनाओ, कहां से बनाओगे, बड़े त्रिभुज से, यानी किस त्रिभुज से, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD से। क्या tan 30 लगा दे इसमें, तो tan 30 अंश बराबर लंब, 30 अंश के सामने पूरा लंब क्या हुआ, h, और बटे आधार, अब बड़े त्रिभुज में पूरा आधार होगा, यानी x प्लस 40। तो कितना आ जाएगा, x प्लस 40। tan 30 का मान नहीं जानते हो, 1/√3, तो 1/√3 ये बराबर हो कितना, h बटे x प्लस 40। तो दोनों का गुणा कर दे, तो जब इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा, x प्लस 40, जब इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा। तो एक समीकरण ये पता है, एक समीकरण ये पता है, और आपको दोनों समीकरण को हल करके किसका वैल्यू बताना है, h का। तो क्या काम करें, ये h का मान इसमें रख दें, कोई मतलब नहीं, दो बार आपको करना पड़ेगा। आप x का मान निकाल के इसमें रखो, क्यों, क्योंकि जब यहां से x का मान निकालोगे तो x बराबर h बटे √3 आएगा, तो आपको हर जगह h दिखेगा, तो आप पक्षांतर करके h का वैल्यू आपको पहले ही मिल जाएगा। वरना आप x का मान निकालोगे फिर ले जाके रखना पड़ेगा, तब आपको h का वैल्यू निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो हम एक काम करते हैं, यहां से डायरेक्ट किसका वैल्यू निकालते हैं, x का। तो x बराबर कितना आ जाएगा, अरे ये जो बताओ यहीं से बता दो ना, x उधर जाएगा तो x बराबर h बटे कर्णी में 3 हो जाएगा, ये इधर गया ये इधर चला गया। इसे मान लेते समीकरण 1 और इसे मान लेते समीकरण नंबर, तो x का मान ला के इसमें रख देते। तो बताओ किस किस समीकरण से, समीकरण 1 और 2 से। मैं ये क्यों किया, बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, फिर से सुन लो मैं क्यों किया। यहाँ पर मैं x का भी वैल्यू रख सकता था, लेकिन नहीं रखा, x का वैल्यू रखा, क्योंकि जब हम x का वैल्यू रखेंगे तो x बराबर h बटे √3 आएगा, और जब यहाँ पर भी आप x बराबर h बटे √3 रखोगे तो हर जगह आपको h में दिखेगा समीकरण, और आपको वैल्यू किसका मिलेगा, h का, और h ही आपको क्या है, चाहिए। तो ठीक है, रखो। तो कितना हो जाएगा, x जगह कितना रखेंगे, h बटे कर्णी में 3 प्लस कितना है 40 बराबर कर्णी में 3 h। h वाले को एक तरफ कर ले तो कितना आ जाएगा, 40 बराबर ये पूरा प्लस उधर जाके क्या आ जाएगा, यानी कर्णी में 3h माइनस h बटे कर्णी में 3। एक काम करो, क्या हम ये फिगर मिटा दें, अगर फिगर आपको कॉपी करना तो आप फिगर को पहले कॉपी कर लो, फिगर का में कोई काम नहीं है। तो ध्यान से बताओ इसको हल करवाओ, कितना होगा, 40 बराबर, एक काम करो h यहां से हटा लो बाहर, अरे h यहाँ भी है, h यहाँ भी है, इसे बाहर करो। जब बाहर करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बटे कर्णी 3, और यस तो आपका वैसे ही है, थोड़ा गुणा भाग इसका कर दो। 40 बराबर √3 में √3 का गुणा करो, केवल 3 आएगा, 3, और कुछ नहीं बटे 1 कर, 1 का 1 में गुणा करो 1 आएगा, और कर्णी 3 में 1 का गुणा करो, कर्णी 3 आ जाएगा, ये बराबर क्या हुआ, h का मान निकालना है ना। तो धीरे धीरे पक्षांतर हो, ये भाग इधर जाके क्या हो जाएगा, तो 40 कर्णी में 3, और 3 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, और 2 ऊपर है तो इधर नीचे आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, बटे 2। ये किसके वैल्यू आया, तो 20 से नहीं, तो 20
करड़ी में 3, यही क्या हुआ h, ये h है क्या मीनार की, तो ये आपका आंसर छोड़ोगे। लेकिन ऐसा मत लिखना, एक लाइन लिख देना क्या, अतः मीनार की ऊंचाई, या मीनार ए बी माने हो जो भी मानोगे, अतः मीनार ए बी की ऊंचाई h बराबर 20√3, या मीनार की ऊंचाई 20√3 मीटर होगी। बात समझ आ रहा है ना। तो अगर आपको ये कॉपी करना है पहले आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। आइए अब हम देखते हैं अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 6। क्या बोला उदाहरण नंबर 6 में, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, कोई आपका एक बहुमंजिला भवन है, बहुमंजिला भवन मतलब बहुमंजिल भवन किसे कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक मंजिल हो ना, 3 मंजिल 4 मंजिल 5 मंजिल 6 मंजिल। तो मान लेते चलो ये मेरा बहुमंजिला भवन हो गया सीधा, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ पर पूरा आप मंजिल बहुमंजिला नहीं बनाओगे। तो कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये क्या है आपका बहुमंजिला भवन है, इसके शिखर से आपको देखना है, किसको देखना है, 8 मीटर ऊंचे भवन। अब 8 मीटर ऊंचा भवन इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है। 8 मीटर, क्योंकि अगर अब वैसे सीधी सी बात है, बहुमंजिला भवन तो 8 मीटर से बड़ा ही होगा ना, तो यानी सीधी सी बात है जो 8 मीटर होगा इससे छोटा होगा। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों ही छोटा होगा, तो अगर बड़ा होगा उन्नयन कोण होगा, और अगर छोटा होगा तो नीचे देखा गया तो अवनमन कोण होगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, अवनमन कोण बोला, यानी 8 मीटर भवन आपका क्या होगा, इससे कम ही होगा। तो मान लो यह आपका क्या है, 8 मीटर ऊंचा एक भवन है, यह आपका पूरा बहुमंजिला भवन है। इसके शिखर से एक 8 मीटर ऊंचे भवन को देखना है, और किसको किसको देखना है, एक बार यहां से इसके शिखर को देखना है, और एक बार यहां से इसके आधार को देखना है। बात समझ में आ रहा है ना, सवाल में यही बोला है कि इसके शिखर से भवन के शिखर और तल, तल यानी इसका बेस, आधार, इसका अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। यानी जब आप यहां से इसके शिखर को देख रहे हो तो उस पहले शिखर का अवनमन कोण बोला है, और पहले कोण कितना बोला, 30 अंश, यानी ये कोण कितना बन रहा होगा, 30 अंश। अवनमन कोण ऐसे ही तो बनता है, जहां से देखते हो, यानी आपका आंख यहां पर हुआ, जहां से देखते हो वहां से जमीन के समांतर आप एक रेखा खींचते हो, और जहां से देखते हो जिसे देखते हो उसको मिलाते हो, ये दृष्टि रेखा हुआ। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है वही तो उन्नयन कोण या अवनमन कोण होता है। जब नीचे देखते हो तो अवनमन बनता है, ऊपर देखते हो तो उन्नयन बनता है। तो यहाँ पर नीचे देख रहा तो ये क्या हुआ, उन्नयन कोण। तो शिखर का अवनमन कोण, नीचे देखो तो अवनमन कोण होगा। जब शिखर को देखे हो तो इसका अवनमन कोण कितना है, 30 अंश, और जब यहां से इसके तल को देख रहे हो तो फिर दूसरा कोण बनेगा, और वो कोण कितना है, 45 अंश। जब यहां से आप इसके तल को देखोगे उस केस में यह कोण कितना हो गया, ये पूरा कोण ये कितना हुआ, 45 अंश। तो आपसे क्या पूछा है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, ये जो आपका बहुमंजिल भवन है इसकी ऊंचाई, मान लेते हैं इसकी ऊंचाई क्या है, h, आपसे ये पूछा है। और 2 भवनों के बीच की दूरी, एक बहुमंजिला भवन और एक 8 मीटर ऊंचाई का भवन, इन दोनों भवनों के बीच की दूरी मान लेते हैं इसे क्या है, y, यही दोनों आपसे पूछा है। तो चलो आप मान लो ये a है, ये b है, ये c है, और ये d है। ठीक, बोलो समझ में आ रहा है बात। अब आपको बताए थे, ध्यान से देखना, अगर आप यहां से एक रेखा खींच दो ये इसके समांतर, यानी जमीन के समांतर बोल सकते हो या इसके समांतर बोल सकते हो, क्योंकि ये तो जमीन के ही तो समांतर है, ये तीनों आपस में क्या है, समांतर। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब जेड बनता है तो एकांतर कोण बनता है कि नहीं बनता है, आपको इसकी थ्योरी भी बताए हैं। तो अगर ध्यान से देखना, इतना कोण 30 अंश है, तो यहां से जो जेड बनेगा ये भी कितना हो जाएगा, 30 अंश। और अगर ये इतना कोण 45 अंश है, तो यहां से जब जेड बनाओगे तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, 45 अंश। तो क्या समझ में आ रहा है ना। तो आपको 2 चीज चाहिए, एक एच चाहिए और एक वाई चाहिए। आप एक्स और वाई मान सकते हैं, हमने एच और वाई मान लिया, कोई दिक्कत उसमें नहीं। तो अगर 2 चर चाहिए तो 2 समीकरण चाहिए, और 2 समीकरण चाहिए के लिए दोनों त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो देखो एक कोण वाला ये त्रिभुज मिला, और एक 45 अंश के कोण से ये त्रिभुज बना, 2 त्रिभुज बना, 2 समीकरण बना लोगे, और 2 समीकरण हल होगा तो 2 चर का मान मिल जाएगा। तो पहले जो दिया है उसे लिख लो, क्या जो आपको माने हो उसे लिख लो। तो चलो क्या लिखोगे, पहले दिया वाला लिख लो। दिया है, क्या दिया है बताओ पहले। तो ये एक 8 मीटर ऊंचा ये भवन है, इस भवन की ऊंचाई दिया है भवन की ऊंचाई, भवन किसकी, डीसी की ऊंचाई
ये कितना है 8 मीटर। फिर क्या दिया है, और बहुमंजिला भवन को आपने माना है तो पहले इसे मान लो, माना बहुमंजिला भवन, और इसका क्या नाम दिए हो बहुमंजिला भवन को, ए बी की ऊंचाई, ए हम यहां लिख देते ऊंचाई बराबर h। बहुमंजिला भवन और भवन, इसे केवल भवन सिंपल बोला है ना, 8 मीटर ऊंचे भवन यानी केवल भवन है। तो बहुमंजिला भवन और भवन के बीच की दूरी, या सीधा बोल दो दोनों भवनों के बीच की दूरी ना, दोनों भवनों के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी को क्या बोले हो BC, यही बराबर हमने क्या माना है y। अब उन्नयन कोण लिखना है तो आप लिख सकते हो कि क्या, बहुमंजिला भवन के शिखर से 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का अनुमान कोण बराबर 30 अंश, तथा बहुमंजिला भवन के शिखर से 8 मीटर ऊंचे भवन के तल का अनुमान कोण बराबर 45। वरना फिगर में दिया तो बहुत आपको लिखने का काम नहीं है, जो लंबाई रहेगा उसको आप लगभग लिख दिया करो ना। कोण को लिखना है तो आप लिख सकते हो, लिखोगे कोई आपका अच्छा ही रहेगा और अच्छा रहेगा, लेकिन फिलहाल फिगर में तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तो आगे चले, तो अब चलो इसको क्योंकि जब ये त्रिभुज बनाओगे तो AD, इसको आपने D बोला तो इसको भी कुछ बोलना पड़ेगा। तो अभी आपने ABCD बोला है, चलो हम इसे क्या बोल देते हैं E। ठीक, तो जब आप ये त्रिभुज लगाओगे तो कोण के सामने वाला ये लंब होगा, तो ये कितना होगा, देखो अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, इतना कितना होगा, ये 8 मीटर होगा। अरे दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है, तो अगर यहां पर इनके बीच की दूरी 8 है तो यहां पर भी बीच की दूरी 8 होगी, और पूरा h है तो h में से 8 घटा देते ही ऊपर वाला बचेगा, यानी ये जो ऊपर वाला बचा इसे आप कितना लिख सकते हो h माइनस 8। समझ में आ रहा है ना, तो लिखना है तो आप लिख दो क्या, कि चूंकि DC बराबर क्या, बोलो DC बराबर कितना है 8 मीटर, तो दिस इंप्लाइज दैट EB भी कितना होगा 8 मीटर होगा। और अगर EB 8 मीटर हुआ, अगर हमको AE निकालना होगा तो यहां से आप बता सकते हो AE निकालने के लिए कितना हो जाएगा h माइनस 8 मीटर। और ये अगर y है तो ये भी क्या हो जाएगा, आपको इसको भी लिखना है, इसको लिख दो, चूंकि BC बराबर कितना दिया है, हमने BC y माना है, दिया नहीं हमने y माना है, अगर BC को y माने हो तो ED भी क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ED बराबर भी क्या हो जाएगा y। अब दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में अपना लगाओ। तो सबसे पहले ऊपर वाला त्रिभुज का बात कर ले, AED, त्रिभुज AED से क्या, लंब h माइनस 8, आधार को y माना है, तो लंब और आधार से क्या काम होगा, tan का, tan मिलता है ना, तो क्या लगा दे tan कितना, अरे उस त्रिभुज में 30 अंश ही तो बना है, तो tan 30 अंश बराबर कितना हुआ, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है h माइनस 8। आप ये पूरा 8 मत, ये 8 या h मत बताना, ये h यहां से यहां तक का है, 8 यहां से यहां तक का है, हमको केवल यहां से यहां तक का चाहिए, तो यहां से यहां तक का आपका क्या है केवल h माइनस 8, तो कितना हो जाएगा h माइनस 8 बटे आधार, आधार तो ये हुआ, अरे कोण के सामने वाला लंब तो फिर ये आधार होगा, यानी कितना हो जाएगा y। tan 30 अंश का वैल्यू कितना होता है 1 बटे करनी में 3, ये बराबर कितना हुआ h माइनस 8 बटे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, तो करो, इसका गुणा इसमें करोगे y, इसका गुणा इसमें करो कितना हो जाएगा h माइनस 8 अंडर रूट, ऐसे भी कर सकते हो h अंडर रूट 3 माइनस 8 अंडर रूट 3, इसे समीकरण 1 मान के छोड़ दो। अब दूसरा त्रिभुज ले लो, वहां से दूसरा समीकरण बन जाएगा, तो दूसरा त्रिभुज कौन सा हुआ ABC, तो त्रिभुज ABC, उसमें क्या लगाओगे tan 45 अंश, तो tan 45 अंश बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, तो 45 अंश के सामने वाला, अब ध्यान से देखो इस पूरे त्रिभुज में ये पूरा लंब हो जाएगा, बात समझ आ रहा है ना, तो ये पूरा लंब कितना है h बटे आधार, आधार कितना है y, तो कितना हो y, tan 45 का वैल्यू कितना है 1 बराबर h बटे y, तो आप यहां से बोल सकते हो y बराबर h, इसे मान लो समीकरण नंबर, तो 2 समीकरण हुआ। अब दोनों समीकरण आपको हल करना है, तो बताओ
y का वैल्यू ले जाके इसमें रख दे या h का वैल्यू ले जाके रख सकते हो, दोनों से आप काम कर सकते हो। तो क्या करें, y का वैल्यू ले जाके इसमें रख दे, तो ठीक है। आओ समीकरण 1 में, या सीधा बोल दे समीकरण 1 और 2 से अगर आपको ये फिगर आप कॉपी करना है तो आप पहले इस फिगर को कॉपी कर लो, फिर हम इस फिगर को मिटाते हैं थोड़ा स्पेस बनाने के लिए। तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। अब बताओ, तो जब समीकरण 1 और 2 से बात करना है तो y की वैल्यू h ले जाके इसमें रखो, तो यानी h बराबर h अंडर रूट 3 माइनस 8 अंडर रूट 3। आपको अब h का तो वैल्यू निकालना है ना, h का वैल्यू निकालने के लिए जितना h वाले पद है उसे एक तरफ रखना पड़ेगा। अरे यही तो पक्षांतर का नियम है। तो बताओ माइनस 8 अंडर रूट 3 इधर होके प्लस 8 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और इधर आपका क्या है h अंडर रूट 3, और ये प्लस h उधर जाके क्या आ जाएगा, मैंने इस माइनस वाले को इधर लिया प्लस हो गया और इसको उधर लिया ये माइनस हो गया। तो फिर 8 अंडर रूट 3 बराबर h कॉमन ले सकते हो क्या, तो यहां से क्या बचेगा अंडर रूट 3 और यहां से बचे कितना -1। तो यहां से बताओ h बराबर कितना हुई, जो गुणा इधर आके क्या हो जाएगा भाग, यानी 8 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, परमीकरण कर देते हैं। परमीकरण करने का मतलब हर में करड़ी हटाना, और करड़ी हटाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर अगर अंडर रूट 3 माइनस 1 है तो आप अंडर रूट 3 प्लस 1 का ऊपर नीचे क्या करोगे गुणा। तो यहां से बताओ h बराबर क्या हुआ 8 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1 है, ऊपर अंडर रूट 3 प्लस 1 का गुणा और नीचे अंडर रूट 3 प्लस 1 का गुणा। तो h बराबर कितना आया। अब ध्यान से देखो, इसका गुणा इसमें करोगे तो जब अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा करो केवल 3 आएगा, तो 8 3 कितना आ जाएगा 24। बात समझ में आ रहा है। और जब इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा 8 अंडर रूट 3, क्योंकि एक में गुणा करोगे तो वही रहेगा। अरे यार इसका गुणा इसमें भी करोगे, इसका गुणा इसमें भी करोगे ना, और जब इसका गुणा इसमें करोगे देखो a माइनस बी एक कोष्टक में a प्लस बी एक कोष्टक में, तो जब एक कोष्टक में a माइनस बी दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, क्या फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी a का स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर करो केवल 3 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करो केवल 1 आएगा, तो 1। तो h बराबर कितना हुआ 24 प्लस 8 अंडर रूट 3 बटे 3 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा। क्या 2 का भाग इसमें भी दे, 2 का भाग इसमें भी दे, जब 2 का भाग इसमें दोगे तो h बराबर कितना मिला, अरे 12, और प्लस जब इसमें दोगे 2 चौके 8 तो कितना आ जाएगा 4 अंडर रूट 3। तो आप 4 कॉमन भी ले सकते हो। अरे 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 तिहाई, और जब 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, आप अंडर रूट 3 फिर से कॉमन ले सकते हो। कॉमन लेना है अगर आप जैसे 3 में क्या है, 2 कोई भी नंबर खुद का 2 अंडर रूट होता है नहीं होता है, तो 3 का मतलब अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट और 1 अंडर रूट 3 यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 अंडर रूट 3 है, यहाँ पर 1 अंडर रूट 3, 1 अंडर रूट 3 कॉमन ले सकते हो। तो h बराबर कितना आया 4 था ही, अंडर रूट 3 आपने कॉमन लिया तो 3 में से 3 में 2 अंडर रूट है, 1 अंडर रूट कॉमन लिया तभी 1 अंडर रूट 3 बचा है, और यहाँ पर तो पूरा अंडर रूट 3 कॉमन लिए थे, तो h बराबर आप इतना ही बोल सकते हो। बात समझ आ रहा है। h क्या था, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई कितना आया इतना, और आपको 2 भवनों के बीच की दूरी पूछा था, तो 2 भवनों के बीच की दूरी आपने माना क्या है y, और आपको तो पता है y h के ही बराबर है। समीकरण 2 से y किसके बराबर है h के बराबर है। तो अगर हम समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 से y बराबर h, और h का वैल्यू कितना है 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1। तो यानी बहुमंजिला भवन की ऊंचाई तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी दोनों कितना होगा 4 अंडर रूट 3 प्लस 1। अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 में क्या बोला है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, आपने देखो कभी कभी क्या होता है, आप देखे होंगे कि नदी पर पुल बना होता है कि नहीं बना होता है, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए। तो मान लो कि आपने पुल पे कहीं खड़ा हो गया, जैसे मान लो कि नदी का एक किनारा ये है दूसरा किनारा ये है, ध्यान से इधर देखना, नदी का एक किनारा ये दूसरा किनारा, दोनों किनारों को जोड़ने के लिए आपको एक पुल बना होता है। बात समझो। तो जब आपने पुल के ऊपर चढ़ा, जरूरी का बिल्कुल बीचों बीच हो, कहीं भी हो सकते हैं, तो पुल पर किसी बिंदु से नदी का एक किनारा ये है दूसरा किनारा ये है, तो दोनों किनारों का अवनमन कोण, अवनमन कोण कब बनेगा, जब आप ऊपर देखोगे जब आप नीचे देखोगे, आपको देखना यहां से है
एक किनारा ये, दूसरा किनारा ये, इसे देखना है। तो जब यहां से देख रहे हो तो ये अच्छा ऑनवन कोण बनता कैसे है? आंख से क्या करते हो, जहां देख रहे हो उससे मिलाते हो दृष्टि रेखा, और आंख से समांतर एक रेखा खींचते हो, तो यही कोण ये ऑनवन कोण हुआ। और दूसरे किनारे का ऑनवन कोण ये हो जाएगा। और सवाल बोला कि ये ऑनवन कोण क्रमशः कितना है, 30 अंश और 45 अंश। ठीक है। फिर आगे क्या बोला है कि कहा गया, हाँ, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, किनारों से यानी नदी से ही ऊंचाई दे दिया। अरे नदी आपका ऐसे ही जाएगा कि नहीं जाएगा, नदी आपका ऐसा बहता रहेगा। तो ये जो नदी है इससे कितने मीटर की ऊंचाई पर है, 3 मीटर की ऊंचाई पर है। तो आपसे क्या पूछा है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई यानी अरे दोनों किनारों के बीच का जो गैप होगा वही तो नदी का चौड़ाई होगा। जो एक किनारा ये है, दूसरा किनारा ये, दोनों किनारों के बीच की जो चौड़ाई होगा वही तो, जो गैप होगा वही तो नदी का चौड़ाई होगा। तो यही नदी का चौड़ाई है। मान लेते हैं, चलो ये चौड़ाई आपका कितना है, y। कुछ यक्स मान लो, चलो यक्स ही मान लो, आपका मर्जी है, यक्स मान लो। तो क्या बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार समझ लो। देखो फिर से आप बुक का देखकर आपको फिर यहाँ पर नदी पुल पूरा डिजाइन करना नहीं बैठना है। आपको केवल अपने समझने के लिए एक रफली फिगर बनाना है, मतलब रफ की तरह फिगर बना लेना है अपने समझने के लिए केवल। फिर से सवाल में देख लो क्या बोला है कि नदी है, नदी के दो किनारों को जोड़ता हुआ एक आपने क्या बनाया है, पुल बनाया है। तो पुल का कोई एक बिंदु होगा, तो वहां से नदी के एक किनारे को देखोगे तो कुछ हॉर्मोन कोण बनेगा, और वहां से नदी के दूसरे किनारे को देखोगे तो कुछ हॉर्मोन कोण बनेगा। बात समझ में आ रहा है? और पुल जो दिया है नदी से 8, नदी के किनारों से बोलो या नदी से बोलो एक ही बात है। पुल ऐसा नहीं है केवल बीच में होगा, पुल क्या होगा, पूरा यहां से लेके वहां तक, पूरा एक किनारे से दूसरे किनारे तक पूरा पुल बना होगा ना। तो जब एक किनारे से दूसरे किनारे तक पूरा पुल बना है, तो ये पहले किनारे से जितना ऊंचाई होगा उतना ही दूसरे किनारे से पुल का ऊंचाई होगा, और उतना ही पूरे नदी से हर जगह ऊंचाई। ऐसा तो नहीं होगा पुल ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा करके कहीं ऊंचाई कम हो कहीं ऊंचाई ज्यादा, ऐसा तो नहीं बना होगा। जो पुल होगा पूरा आपका बिल्कुल सीधा बना होगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो वही हमने फिगर बनाया है। फिर एक बार हम फिगर को बनाते हैं। क्या बोला है कि मान लो कि ये आपका क्या है, नदी का ये एक किनारे, ये नदी का दूसरा किनारा है, और मतलब दोनों किनारे का मतलब इधर ध्यान सुनो, नदी अब दोनों किनारे मतलब ऐसा किनारा ऐसे ऊपर नहीं होगा। यस सर। बात समझ में आ रहा है? कोई सोच रहा है तो किनारा ऐसे ऊपर कैसे जा रहा है, तो ऐसा किनारा ऊपर नहीं जा रहा है। यहाँ पर क्या है कि नदी आपका ऐसे बह रहा है, ध्यान समझो, नदी आपका ऐसे, तो एक किनारा ये हुआ और दूसरा किनारा ये हुआ। तो इस किनारे पे दीवार खड़ा करके और इस किनारे पे आपने दीवार किया, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो यही तो आपका पुल बन जाएगा। बात समझ आ रहा है ना? और पूरा नदी आपका ऐसे बह रहा है। अब यहाँ पर आप कौन सा डिजाइन दो आपका अलग बात है, आप फिगर देख के कह रहे हो कि कौन सा डिजाइन है, कैसा, ये तो टेढ़ा है, तो इसके आगे आप कैसा डिजाइन दो, लेकिन जहां तक नदी है वहां तक तो ये भाई साहब सीधा ही बना रहेगा। ठीक है। अब नदी का जो पुल है, इसके ऊपर जो आपने पुल बनाया है, पुल से एक किनारा ये है, दूसरा किनारा ये है। जो आप पहले किनारे को देख रहे हो तो यहाँ पर जो अवनमन कोण बना, ये अवनमन कोण कुछ है, और जब यहाँ से आप दूसरा किनारा देख रहे हो तो यहाँ पर आपका जो अवनमन कोण बना, यह अवनमन कोण आपको कुछ दिया है। और सवाल में देखो कितना दिया है अवनमन कोण, एक का 30 अंश दिया है और दूसरे का 45 अंश दिया है। तो मान लो कि यह अवनमन कोण 30 अंश है और यह अवनमन कोण कितना है, 45 अंश। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, ये जो आपका पुल है ये किनारे से कितने मीटर की ऊंचाई पर है, 3 मीटर। यदि ये 3 मीटर है तो ध्यान से देखो, क्योंकि यहां पर दो त्रिभुज बन रहा है, अगर हम इसको मिला दे तो क्या जेड आप बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। अगर ये 30 अंश है तो ये भी कितना होगा, 30 अंश, और अगर ये 45 अंश है तो ये भी कितना होगा, 45 अंश। तो हम यहां से पुल से एक परपेंडिकुलर नीचे खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं? तो अब ध्यान से देखो, हम यहाँ पर परपेंडिकुलर क्यों खींचे, क्योंकि एक कोण से ये त्रिभुज आपका एक बन जाएगा और इस दूसरे कोण से एक त्रिभुज आपका ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कोण मिलता हुआ दो त्रिभुज मिल जाएगा। बात समझ आ रहा है ना? तो चलो हम इस, अच्छा ये बताओ, अगर ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगा। हम इतने को मान लेते हैं x और इतने को हम क्या मान लेते हैं, आपको नदी के दोनों किनारों के बीच की दूरी पूछा था, दोनों किनारों के बीच की दूरी क्या x + y हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना? तो आपको x और y दो चर है और दो त्रिभुज है, तो दो समीकरण बन जाएगा, आपको x वैल्यू भी मिल जाएगा और y का वैल्यू मिल जाएगा। तो बात समझ आ रहा है ना? तो चलो एक काम करो, इसको आप बोल दो a और इसको आप बोल दो b, फिर इसको आप बोल दो c। ठीक है। तो चलो माना नदी का एक किनारा, नदी का एक किनारा a तथा दूसरा किनारा b है, दूसरा किनारा b है।
ठीक है। तथा दिया है, क्या दिया है, या तथा मत लिखो, केवल दिया है। क्या दिया है? नदी से पुल की ऊंचाई, नदी से पुल की ऊंचाई, नदी से जो पुल की ऊंचाई उसको हम, चलो इस बिंदु को भी आप कुछ नाम दे दो, ए बी सी है, चलो आप इसे बोल दो डी, सी डी। यही बराबर क्या है? अरे 3 मीटर दिया है ना, ये कितना दिया है? 3 मीटर। तो चलो चित्र से, या आप सीधा त्रिभुज बता दो, किस त्रिभुज में बात करते हैं पहले? ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी से। क्या इसमें tan लगा दे? तो tan 45 अंश, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे, तो 45 के सामने वाला लंब होगा, बताओ ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर ही होगा ना। तो कोण के सामने वाला लंब यानी 3, और आधार आपका क्या है? x। एक बराबर क्या हुआ? 3 बटे, तो x बराबर कितना आ गया? 3। आप दूसरे त्रिभुज में चले जाओ, यानी कौन सा त्रिभुज? सी डी बी सी, सी डी बी सी। उसमें क्या लगाओगे? tan 30 अंश, तो tan थीटा बराबर कोण के सामने वाला लंब, लंब कितना होगा? 3, और आधार कितना हो जाएगा? y। तो tan 30 अंश का वैल्यू कितना? 1 बटे √3 बराबर 3 बटे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y बराबर 3√3, तो y का वैल्यू मिला। अतः दोनों किनारों के बीच की दूरी है क्या? x प्लस y। तो आप लिखोगे अतः दोनों किनारों के बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी यही ए बी है, यही बराबर क्या है? x प्लस, तो x वैल्यू कितना मिला आपको? 3, और y का वैल्यू कितना मिला है? 3 + 3√3 मीटर होगा। बात समझ आ रहा है ना? तो बस आपको यही पूछा था, दोनों किनारों के बीच की दूरी, तो दोनों किनारों के बीच की दूरी कितना हो गया? 3 + √3 मीटर। समझ में आया है? तो आपको ये कॉपी करना है, पहले आप इसे कॉपी कर लो। तो आपका इस तरह से इसका परिचय और उदाहरण पूरा कंप्लीट हुआ। जो प्रश्नावली का क्वेश्चन है उसे हम क्या अगले लेक्चर में करते हैं। तो यहां तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।